अध्याय 9 कौंसिल शासन। क्रांति तथा युद्ध के 10 वर्षों के अंत में फ्रांस पूर्णतः अस्त व्यस्त हो गया था। देश में सर्वत्र अव्यवस्था तथा अराजकता व्याप्त थी। मरम्मत के अभाव में सड़कें बेकार हो गई थीं। सर्वत्र लूटमार फैली हुई थी। स्कूलों में अध्यापक नहीं थे, अस्पतालों में नर्सें नहीं थीं और 14 प्रांतों का जीवन राजतंत्र के समर्थकों के विद्रोह के कारण असंभव हो गया था। ऐसी स्थिति में काउंसिल शासन ने अपनी नीति के मुख्य 3 उद्देश्य रखे। 1. शासन के विभिन्न विभागों में व्यवस्था लाना। 2. देश के अंदर शांति स्थापित करना तथा 3. यूरोपियन राष्ट्रों के साथ सम्मानजनक सुलह करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो पहला कार्य शासन ने किया था वो था नए संविधान की रचना करना। ये संविधान शीघ्र ही तैयार हो गया। क्रांति के आरंभ के बाद बने हुए संविधानों में ये चौथा संविधान था जिसे जनता ने विशाल बहुमत से स्वीकार कर लिया। ये सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस संविधान के किसी भी अंश की शब्दावली के लिए नेपोलियन उत्तरदायी था, लेकिन इतना निश्चित है कि संविधान पर उसके विचारों की छाप है और उसको लेकर नेपोलियन और सीए में मतभेद था। सीए की इच्छा एक ऐसे संविधान का निर्माण करने की थी जो विशुद्ध रूप से शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित हो। ऐसा संविधान नेपोलियन के हाथ में बहुत कम अधिकार रखने देता था। अतः इससे असहमत होकर उन्होंने ऐसे संविधान की रचना पर जोर दिया जिसमें कार्यकारिणी को प्रधानता प्रदान की गई हो। सीए को मूल प्रारूप में नेपोलियन की इच्छा के अनुसार परिवर्तन करने पड़े। नवीन संविधान को जनसाधारण ने स्वीकार कर लिया और फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन के स्थान पर कौंसिल शासन की स्थापना हुई। प्रारंभ में नेपोलियन के अतिरिक्त एबीसीए और ड्यूकोस काउंसिल नियुक्त हुए थे, परंतु बाद में उन दोनों के स्थान पर कैमेसरी तथा लैम्ब्रून को नियुक्त करके नेपोलियन ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। नवीन संविधान। काउंसिल काल का यह संविधान इतिहास में 8वें वर्ष के संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस संविधान की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. कार्यकारी शक्ति। राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति तीनों काउंसिलों में निहित थी, जिसका चुनाव 10 वर्ष के लिए किया गया था। इसमें नेपोलियन स्वयं प्रथम काउंसिल था। वो सेना का प्रमुख था। उसे युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार था तथा उसी के द्वारा शेष दोनों काउंसिलों की नियुक्ति की जाती थी। पृष्ठ 94। 2. व्यवस्थापिका। इस संविधान के अंतर्गत 4 भवनों वाली व्यवस्थापिका का गठन किया गया था, जिनकी स्थिति इस प्रकार थी। अ. राज्य परिषद। इसमें नेपोलियन के चुने हुए मर्मज्ञ नियुक्त किए जाते थे जो बिल का मसौदा तैयार करते थे। ब. सीनेट। 60 सदस्यों की एक निर्वाचित संस्था थी। इसे संविधान का संरक्षक माना जाता था। ये किसी भी कानून को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती थी। स. ट्रिब्यूनेट। इसमें 100 सदस्य थे। इन्हें प्रस्तावित कानून पर वाद विवाद करने का अधिकार था, किंतु ट्रिब्यूनल को यह अधिकार नहीं था कि वो इन बिलों को पारित कर दे। द. व्यवस्थापिका सभा। इस सभा के सदस्यों को बिलों और प्रस्तावों पर मत देने का अधिकार था, किंतु ये उस पद पर वाद विवाद नहीं कर सकते थे। बाह्य रूप से देखने पर यह संविधान प्रजातंत्रात्मक प्रतीत होता है और नेपोलियन प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था का संस्थापक दिखाई पड़ता है, किंतु आंतरिक रूप से यह पूर्णतया निरंकुश पद्धति पर आधारित था, क्योंकि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां नेपोलियन में निहित थी। नेपोलियन अपने आप को क्रांति का पुत्र कहता था, किंतु वास्तव में उसने क्रांति की हत्या कर दी थी। नेपोलियन के काउंसिल काल के सुधार। निरंतर युद्ध के कारण इंग्लैंड और फ्रांस दोनों थक गए थे और ये कामना करने लगे थे कि युद्ध बंद हो जाए। इसी बीच इंग्लैंड में पिट के स्थान पर एडिंगटन सत्तारूढ़ हुआ। इसीलिए 27 मार्च 1804 को दोनों देशों के मध्य आमिया की संधि हो गई, जिससे लंबे समय से चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया। एक इतिहासकार ने लिखा है, इस संधि के द्वारा शांति की ही स्थापना नहीं हुई, वरन आंतरिक सुधारों का भी अवसर प्राप्त हुआ। नेपोलियन के सुधार। 1. शासन में परिवर्तन। नेपोलियन स्वतंत्रता का शत्रु था। वो अपनी आंखों से देख चुका था कि फ्रांस में स्वतंत्रता के नाम पर कितने अत्याचार हुए थे। इसलिए वो कहा करता था कि फ्रांस के लोगों को समानता चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। इसी आधार पर उसने जनसाधारण से भाषा, प्रकाशन आदि की स्वतंत्रता को छीन लिया था और उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया। उसने अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों को शासन की समस्त बागडोर सौंप दी थी। इससे शासन में कुशलता और दृढ़ता तो आई थी, किंतु जनता स्वशासन से वंचित हो गई थी। उसने सत्ता ग्रहण करने के बाद विशेषाधिकारों को पुनर्जीवित नहीं किया, व्यापारिक श्रेणियों की पुनः स्थापना नहीं की और राष्ट्रीय सभा ने जो भूमि वितरित की थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। उसने बेकारी की समस्या की ओर ध्यान दिया और बेकारों को काम देने का हर संभव प्रयास किया।
2. सौंदर्यीकरण एवं कला। नेपोलियन अत्यधिक कला प्रेमी था और उसने कला के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने पेरिस नगर के सौंदर्यीकरण के लिए इटली से अनेक कलात्मक वस्तुएं लूटकर पेरिस भेजी। उसने पेरिस के कलाकारों को सुंदर वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रेरित किया। उसने पेरिस में चौड़ी सड़कों का निर्माण कराया और सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए। उसके समय में वारसाई का शीश महल पहले की अपेक्षा अधिक वैभवपूर्ण हो गया था। पृष्ठ 95। 3. लीजियन ऑफ ऑनर। फ्रांस के लोगों में आदर की भावना उत्पन्न करने के लिए उसने लीजियन ऑफ ऑनर नामक एक संस्था को जन्म दिया। इसके सदस्य केवल वे लोग होते थे जिन्हें नागरिक सेवा अथवा सैनिक सेवा के उपलक्ष्य में कमांडर या नाइट की उपाधियां प्रदान की जाती थीं। यदि कोई व्यक्ति नेपोलियन को अपने असाधारण साहस अथवा योग्यता से प्रभावित कर लेता था, तब उसे लीजियन ऑफ ऑनर की उपाधि प्रदान की जाती थी। अपने समर्थकों को भूखंड देकर उसने नए सामंतों को जन्म दिया था। यद्यपि ये दोनों सिद्धांत क्रांति के विरुद्ध थे और इससे नए वर्गों का जन्म हुआ, परंतु नेपोलियन अपने समर्थकों की इस प्रकार की सुविधाएं देना उचित समझता था। 4. आर्थिक सुधार। क्रांति के दौरान फ्रांस की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई थी। व्यापार और उद्योग धंधे उजड़ गए थे। मुद्रा का अवमूल्यन हो गया था और फ्रांस की सरकार दिवालियेपन के कगार पर खड़ी थी। नेपोलियन ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सर्वप्रथम खर्चों में कमी की और केंद्रीय सरकार को कर की वसूली आदि का दायित्व सौंपा। फ्रांस की साख में वृद्धि करने के लिए उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। 5. शिक्षा में सुधार। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसकी यह मान्यता थी कि शिक्षा संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। जब तक लोगों को प्रारंभिक अवस्था में ही ये ना सिखाया जाए कि उन्हें राजतंत्रवादी बनना है अथवा प्रजातंत्रवादी, ईसाई बनना है या फिर काफिर, किसी राज्य को वास्तव में राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। काउंसिल काल के दौरान नेपोलियन ने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। शिक्षकों को वेतन राजकोष से दिया जाता था, किंतु उन्हें राजभक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी। पाठ्यक्रम शासन द्वारा निर्धारित किए जाते थे। काउंसिल काल में फ्रांस में प्राइमरी स्कूल, ग्रामर स्कूल, हाई स्कूल तथा प्रशिक्षण स्कूल थे जो अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा दिया करते थे। इन समस्त शिक्षण संस्थाओं पर पेरिस विश्वविद्यालय का नियंत्रण होता था। 6. धार्मिक सुधार। नेपोलियन कहा करता था कि बिना धर्म के राज्य की स्थिति बिना कुतुबनुमा के जहाज के समान होती है। वो कहा करता था कि प्रत्येक व्यक्ति का एक धर्म होना चाहिए और उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। लोग कहते हैं कि मैं पोप का भक्त हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मिस्र में मुसलमान था और फ्रांस में मैं जनता की भलाई के लिए कैथोलिक बनकर रहूंगा। राष्ट्रीय असेंबली ने फ्रांस में पदाधिकारियों के लिए एक संविधान बनाया था, जिसके कारण राज्य और पोप के बीच एक दरार उत्पन्न हो गई थी। नेपोलियन निम्नांकित कारणों से उस दरार को कम करना चाहता था। 1. पादरी और फ्रांस की बहुसंख्यक जनता की नाराजगी को दूर करके पोप से मित्रता करना चाहता था। पृष्ठ 96। 2. फ्रांस में बहुत बड़ी संख्या में बिशप थे जो निरंतर क्रांति के विरुद्ध प्रचार किया करते थे। नेपोलियन उनका सद्भाव प्राप्त करना चाहता था। पर्याप्त समय के विचार विमर्श के बाद 15 जुलाई 1801 को पोप और नेपोलियन के मध्य कनकॉर्डेट नाम का एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार कैथोलिक धर्म को फ्रांस की अधिकांश जनता का धर्म स्वीकार कर लिया गया। क्रांति के दिनों में जो चर्च की भूमि का विक्रय हुआ था, पोप ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी। साथ ही ये भी निश्चय हुआ कि बिशपों की नियुक्ति प्रथम काउंसिल द्वारा होगी, किंतु पोप ही उन्हें पद की दीक्षा देगा। छोटे पादरियों की नियुक्ति शासन की मंजूरी से बिशप करेंगे तथा बिशप और पादरियों को राजकोष से वेतन दिया जाएगा। इस प्रकार चर्च कनकॉर्डेट के समझौते के द्वारा राज्य का एक अंग बन गया था और नेपोलियन अपने विरोधी चर्च का सहयोग प्राप्त करने में सफल हो गया था। नेपोलियन का सिविल कोड। फ्रांस में अनेक कानून प्रचलित थे, किंतु कोई निश्चित कोड नहीं था। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए एक कोड तैयार करने हेतु अथक परिश्रम किया, जो कैम्पसरी की अध्यक्षता में 4 माह के निरंतर प्रयास के बाद तैयार किया जा सका। प्रसिद्ध इतिहासकार फिशर ने इस संदर्भ में लिखा है, ये कार्य जिसे पूर्ण करने में आधुनिक सरकार 15 वर्ष अथक परिश्रम करती है, नेपोलियन ने 4 महीने में पूरा कर दिया। निम्नलिखित 5 कोड तैयार किए गए। 1. सिविल कोड। 2. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। 3. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 4. पेनल कोड। 5. कमर्शियल कोड। इस कानूनी संहिता के अनुसार परिवार को एक पवित्र इकाई माना गया, जिसमें पिता को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। पिता को पुत्रों की आय और संपत्ति का पूर्ण स्वामी माना गया। स्त्रियों को पति के अधीनस्थ स्वीकार किया गया। नेपोलियन की मान्यता थी, स्त्री का एकमात्र कार्य विवाह करना तथा बच्चों को जन्म देना है।
कैथोलिकों के घोर विरोध के बाद भी कानूनी विवाह और तलाक पद्धति को स्वीकार कर लिया गया। अपनी इस संहिता के महत्व को स्पष्ट करते हुए नेपोलियन ने सेंट हेलेना में अपनी बंदी अवस्था में कहा था, मेरी प्रसिद्धि का कारण मेरी 40 विजय नहीं जो मैंने प्राप्त की थी, वरन मेरा सिविल कोड मेरे नाम को अमर कर देगा। कठोर दंड विधान। विद्वानों ने नेपोलियन के शासन में प्रचलित कठोर दंड विधान की अत्यंत आलोचना की है। चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार और झूठी गवाही के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। जनता को कोई मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। मुद्रित पत्रों के माध्यम से दंड दिए जाने की पद्धति को फिर से प्रारंभ कर दिया गया था, परंतु ऐसे इतिहासकारों का अभाव नहीं है जिन्होंने नेपोलियन की इस कठोरता की नीति की अत्यधिक प्रशंसा की है। उनकी धारणा है कि तत्कालीन परिस्थितियों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कठोरता की नीति अनिवार्य थी। पृष्ठ 97। नेपोलियन के इन सुधारों का अत्यंत महत्व था। उसने अपने सिविल कोड को लागू करके सभी को समानता का अधिकार प्रदान किया, साथ ही बिना किसी जाति भेद के सभी को समान न्याय प्रदान किया। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता से राज्य में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सकता था। उसने पोप के साथ धार्मिक समझौता करके लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक विवाद को समाप्त कर दिया था। नेपोलियन ने प्रकाशन और भाषण पर प्रतिबंध लगाकर क्रांति के मूल सिद्धांत पर आघात किया था, परंतु वो भली प्रकार जानता था कि फ्रांस के लोग स्वतंत्रता के स्थान पर समानता के अधिक इच्छुक थे। नेपोलियन की काउंसिल कॉल की विदेश नीति। नेपोलियन ने प्रथम काउंसिल के पद के दायित्वों को संभालते ही फ्रांस के विरुद्ध बने दूसरे गुट को भंग करने के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिए थे। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के शासकों को युद्ध को विनाशकारी बताते हुए पत्र भी लिखे थे। युद्ध से कष्टों में वृद्धि होती है, इसलिए उन्हें बंद कर देने की उसने अपील की। उसके पत्रों के उत्तर में उसे सूचित किया गया था कि वास्तव में युद्धों को प्रारंभ करने की जिम्मेदारी फ्रांस पर है, अतः फ्रांस को स्वतः ही इस मार्ग से हट जाना चाहिए और शासन की बागडोर बूर्बो वंश को सौंप देनी चाहिए। इस उत्तर से नेपोलियन अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसने ऑस्ट्रिया पर दो ओर से आक्रमण करके उसे कुचलने की योजना बनाई, प्रथम राइन प्रदेश की ओर से और द्वितीय आल्प्स पर्वत को पार करके। इटली के विरुद्ध दूसरा अभियान। नेपोलियन की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर इटली ने फ्रांस की सर्वोच्चता के जुए को उतार फेंका था, अतः नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया पर दो ओर से आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने अपनी सूझबूझ और कूटनीति के द्वारा जार पर प्रभाव डालकर उसे दूसरे गुट से अलग कर दिया। अब नेपोलियन के दो ही प्रमुख शत्रु रह गए थे, एक इंग्लैंड और दूसरा ऑस्ट्रिया, जिनसे उसे निपटना था। नेपोलियन ने अपने सेनापति मोरियो को ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने के लिए जर्मनी के रास्ते से भेजा और वो स्वयं सीधे ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। उसने विशाल सेंट बर्नार्ड के दर्रे को पार करके अनेक कष्ट उठाते हुए 1800 ईस्वी में मोरिंग के स्थान पर ऑस्ट्रिया को पराजित किया। निरंतर होने वाली पराजयों के कारण ऑस्ट्रिया का सम्राट अत्यंत भयभीत हो गया था और जब शत्रु सेनाएं राजधानी से केवल 71 मील की दूरी पर रह गईं, तब 9 फरवरी 1801 को उसने नेपोलियन से लूनेबिल की संधि कर ली। इसके अनुसार ऑस्ट्रिया ने पुनः कैंपो फॉर्मियो की संधि को स्वीकार कर लिया। साथ ही ऑस्ट्रिया के सम्राट ने नेपोलियन द्वारा स्थापित गणतंत्रों को मान्यता प्रदान कर दी। इंग्लैंड और नेपोलियन। ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद नेपोलियन ने अपना ध्यान इंग्लैंड की ओर आकर्षित किया। फ्रांस के पास शक्तिशाली जहाजी बेड़े का अभाव था, अतः अंग्रेजों पर विजय प्राप्त करना उसके लिए एक दुष्कर कार्य था। किंतु नेपोलियन ने अत्यंत चतुराई से इंग्लैंड के विरुद्ध रूस, प्रशा, स्वीडन और डेनमार्क का एक सशस्त्र निष्पक्ष घेरा डाल दिया। इसका उद्देश्य था कि इंग्लैंड तटस्थ देशों के जहाजों की फ्रांस के माल के लिए तलाशी न ले सके। सौभाग्यवश इसी समय रूस के जार की हत्या कर दी गई और सशस्त्र तटस्थता का घेरा टूट गया। अंग्रेजी सेनाओं ने मिस्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और फ्रांस को वहां अपना अधिकार त्यागना पड़ा। 1802 ईस्वी में यद्यपि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य एक संधि हो गई, किंतु 1803 ईस्वी में दोनों देशों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। पृष्ठ 98। किंतु लंबे समय के युद्ध के बाद भी कोई पक्ष निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सका। नेपोलियन वस्तुतः अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था। वो आजीवन काउंसिल के रूप में फ्रांस का कर्णधार बने रहना नहीं चाहता था। उसने शीघ्र ही गणतंत्र का आवरण उतार फेंका। 1804 ईस्वी में उसकी प्रेरणा से सीनेट ने उसे फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, जिसका जनता ने सहर्ष समर्थन किया। सम्राट के रूप में नेपोलियन।
2 दिसंबर 1804 ईस्वी को नेपोलियन का राज्याभिषेक हुआ। नेपोलियन ने राज्याभिषेक के लिए आए पोप पायस सप्तम से मुकुट लेकर स्वयं अपने सिर पर रख लिया। सम्राट बनने के बाद उसने कहा था, मैंने फ्रांस के राजमुकुट को झाड़ी में पड़े हुए पाया था और तलवार की नोक से उठाकर सिर पर रख लिया था। नेपोलियन 1814 ईस्वी तक फ्रांस का सम्राट रहा। लिपजिंग के युद्ध के बाद उसे सम्राट पद त्याग देना पड़ा, परंतु एल्बा के द्वीप में कुछ दिन बंदी अवस्था में व्यतीत करने के बाद वो पुनः मित्र राष्ट्रों के मतांतर का लाभ उठाकर फ्रांस की गद्दी को प्राप्त करने में सफल हुआ। तत्पश्चात वो 100 दिन पुनः फ्रांस के सिंहासन पर आसीन रहा। 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में उसके भाग्य का सूरज सदैव के लिए अस्त हो गया और उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के द्वीप भेज दिया गया। 7 वर्ष तक अनेक कष्ट सहने के बाद 1822 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1805 ईस्वी में ट्रफलगार के समुद्री युद्ध में पराजित होने के बाद भी नेपोलियन निराश नहीं हुआ। उसने दिसंबर 1803 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिज के युद्ध में ऑस्ट्रिया और रूस की सेनाओं को बुरी तरह पराजित किया। ये युद्ध इतना निर्णायक सिद्ध हुआ कि इस पराजय के बाद नेपोलियन के विरुद्ध बना तृतीय गुट भंग हो गया। 1806 ईस्वी में पवित्र रोमन साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और राइन परिसंघ स्थापित हुआ। नेपोलियन तथा प्रशा। नेपोलियन की जर्मन नीति का एक परिणाम ये हुआ कि प्रशा के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया। 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने प्रशा को जैना तथा ओवरस्टार्ट के युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया। प्रशा के किले एक एक करके नेपोलियन के अधिकार में आ गए और उसने 25 अक्टूबर को अत्यंत शान से बर्लिन में प्रवेश किया। रूस की पराजय। प्रशा के भाग्य का निर्णय करने से पहले नेपोलियन रूस की शक्ति को कुचल देना चाहता था। वो पोलैंड की राजधानी वारसा गया, जहां उसने पोलैंड वासियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। हजारों पोल उसकी सेना में भर्ती हो गए। रूसी सेना ने नेपोलियन का डटकर सामना किया और आइलो के युद्ध में हारते हारते बचा, किंतु इस अनिर्णित युद्ध के 4 माह बाद नेपोलियन ने फ्रीडलैंड के निकट रूसी सेना को 14 जून 1807 ईस्वी को पराजित किया तथा जार को संधि करने को बाध्य किया। टिलसिट की संधि। नेपोलियन तथा रूस का जार टिलसिट नामक स्थान पर एक दूसरे से मिले और नेपोलियन ने अपनी वाक कुशलता से जार को इतना अधिक प्रभावित किया कि वो नेपोलियन की प्रत्येक बात से सहमत हो गया। 1807 ईस्वी की इस महत्वपूर्ण संधि के द्वारा नेपोलियन उन्नति और प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा पर जा पहुंचा। इतिहासकारों की मान्यता है कि यदि वो 1807 में ही मर जाता तब यूरोप ही नहीं, विश्व के सैनिक इतिहास में वो एक सर्वाधिक योग्य सेनापति स्वीकार किया जाता। नेपोलियन ने इस समय तक फ्रांस के विरुद्ध बने तृतीय गुट को भंग कर दिया था। केवल स्वीडन और इंग्लैंड की शक्ति को कुचलना शेष था। इस समय तक नेपोलियन के परिवार का प्रत्येक सदस्य राजा या रानी के पद पर आसीन था। उसने स्वेच्छानुसार यूरोप के नक्शे में अनेक परिवर्तन किए थे। डेनमार्क का राजा उसका अनुयायी था, स्विट्जरलैंड पर उसका प्रभुत्व था और पोप उसे अपना मित्र स्वीकार करता था। वास्तव में इंग्लैंड को छोड़कर संपूर्ण यूरोप पर उसका आधिपत्य था। इतिहासकार हेज ने लिखा है, टिलसिट की संधि ने तृतीय गुट को भंग कर दिया था और नेपोलियन यूरोप महाद्वीप का स्वामी बन गया था। पृष्ठ 99। प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, नेपोलियन के काउंसिल काल के सुधारों का वर्णन कीजिए। 2, नेपोलियन की काउंसिल काल की विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। 1, काउंसिल काल के 8वें वर्ष के संविधान का मूल्यांकन कीजिए। 2, नेपोलियन के धार्मिक सुधारों का वर्णन कीजिए। 3, नेपोलियन सिविल कोड की विवेचना कीजिए। 4, सम्राट के रूप में नेपोलियन का मूल्यांकन कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, ऑस्ट्रेलिज का युद्ध हुआ था। 1, 1802 ईस्वी में। 2, 1804 ईस्वी में। 3, 1805 ईस्वी में। 4, 1806 ईस्वी में। उत्तर 3, 1805 ईस्वी में। प्रश्न 2, प्रेसबर्ग की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? 1, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। 2, फ्रांस और इंग्लैंड। 3, इंग्लैंड और रूस। 4, ऑस्ट्रिया और रूस। उत्तर 1, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। प्रश्न 3, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना था। 1, 1792 ईस्वी में। 2, 1804 ईस्वी में। 3, 1807 ईस्वी में। 4, 1800 ईस्वी में। उत्तर 2, 1804 ईस्वी में। प्रश्न 4,
फ्रांस के मानचित्र को लपेट दो, अगले 10 वर्ष तक इसकी आवश्यकता नहीं होगी। ये कथन किसका है? 1. नेपोलियन बोनापार्ट, 2. मेटरनिक, 3. पिट द यंगर, 4. द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। उत्तर 2. मेटरनिक। प्रश्न 5. नेपोलियन व पोप के मध्य कनकोर्ट डेट का समझौता हुआ था। 1. 1799 ईस्वी में, 2. 1801 ईस्वी में, 3. 1803 ईस्वी में, 4. 1804 ईस्वी में। उत्तर 2. 1801 ईस्वी में। प्रश्न 6. कार्यपालिका की शक्ति कितने काउंसिलों के हाथ में थी? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6। उत्तर 2, 3। पृष्ठ 100।